हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के प्री बोर्ड के पेपर का सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए, चूज द करेक्ट आंसर। एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने के बाद उसकी प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है। अब प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा। आफ्टर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आफ्टर चार्जिंग अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इंक्रीज तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल बी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये समझने की जरूरत है कि जब अब विभवांतर की जब आप बात कर रहे हो तो दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर के लिए हमारे पास फार्मूला हो जाएगा VA माइनस VB E इंटू डी। अब मैं ये कह रहा हूं कि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी गई और दूरी बढ़ाने से विभवांतर बढ़ जाएगा। दूरी बढ़ाएंगे तो विभवांतर भी क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज ऑलरेडी बढ़ जाएगी, यानी कि डिस्टेंस बढ़ाने से इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा बोला गया, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। आपको बैटरी का EMF गिवन है 12 वोल्ट। बोला ना, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ कार बैटरी इज 12 वोल्ट। ठीक, यानी कि हमारे पास विद्युत वाहक बल है बच्चों 12 वोल्ट। फिर आपसे बोला गया, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज 0.5 ओम। 0.5 ओम का आंतरिक प्रतिरोध है बच्चा। तो बैटरी से ली जाने वाली धारा का मान होता है, जब भी बैटरी से अधिकतम धारा ली जाती है बच्चों, अधिकतम धारा चाहिए, जब भी बैटरी से अधिकतम धारा ली जाती है बाहरी प्रतिरोध का मान 0 होता है। तो जो इसका फार्मूला है बच्चों, I इज इक्वल टू E बाई आर प्लस आर। अब इसमें ये जो एक्सटर्नल वाला आर है, बाहरी प्रतिरोध है, वह 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम धारा अधिकतम प्राप्त कर रहे हैं। तो E बटे आर, E का मान है बच्चों 12 वोल्ट, R का मान है 0.5। ठीक, 0.5 से इसको भाग लगा देंगे तो 5 दूनी 10, 5 20, 24 एम्पियर आ रहा है। 24 एम्पियर इसका आंसर होगा। एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में 45 डिग्री पर प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा होगा? सरल रेखीय होगा, वृत्ताकार होगा, परवलयकार होगा या सर्पिलाकार होगा। इफ अ चार्ज पार्टिकल इंटर्स मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल 45 डिग्री, तो व्हाट विल बी पाथ ऑफ द पार्टिकल? देखो ध्यान रखना है, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र में 90 पर एंटर करता है तो सर्कुलर पाथ हो जाता है, और अब ये 45 पर एंटर कर रहा है तो इसका जो पाथ होगा बच्चों वो हेलिकल होगा। ठीक है, हाँ, सर्पिलाकार भी इसको बोला जा सकता है, इससे मिलता जुलता वर्ड है। ठीक, तो सर्पी स्पाइरल, इसकी जो स्पाइरल अपन जैसे बाइंडिंग कराते हैं ना, स्पाइरल बाइंडिंग, उस टाइम पे ऐसी हेलिकल सिचुएशन बनती है, तो सर्पिलाकार हो सकता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न से स्वतंत्र होता है: फ्लक्स में परिवर्तन से, कुंडली का प्रतिरोध, फेरों की संख्या और समय। आप याद करें, विद्युत वाहक बल के लिए हम लिखते हैं E इज इक्वल टू माइनस N डी फाई E बाई डी टी। ठीक है, डी फाई बाई डी टी। अब देखो, फाई है ना, फाई यानी कि फ्लक्स में परिवर्तन। अब फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है या तो बिल्कुल तो विद्युत वाहक बल यानी EMF में चेंज आता है, टाइम में चेंज होता है तो भी आता है, समय भी है, फेरों की संख्या भी है। तो ये जो मैंने टिक मार्क किए हैं ये तो सब निर्भर करते हैं, हमें तो इंडिपेंडेंट ढूंढना है। तो इंडिपेंडेंट कौन है? तो इंडिपेंडेंट बच्चा कौन है? कुंडली का प्रतिरोध। आपका सही उत्तर क्या हो गया? कुंडली का प्रतिरोध होता है। तो एक फोटोन की ऊर्जा होती है, तो द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय E प्रोपोर्शनल टू न्यू, हमने पढ़ा। तो E इज इक्वल टू बच्चा होगा H न्यू। ठीक, H प्लैंक कांस्टेंट होता है, तो एनर्जी के लिए जो फार्मूला है E इज इक्वल टू H न्यू। ये 5 ऑप्शन थे आपके। ठीक, छठा वाला,
अब जैसे 6 वाला जो पूछा है, हाइड्रोजन वर्णक्रम की बामर श्रेणी में विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस भाग में होती है? तो द बामर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइंस इन विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो अपडेटेड जो 25 में एनसीईआरटी है उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज नहीं दी गई है, फिर भी इन्होंने पूछा है, ठीक है, पर ये इसका जो आंसर है वैसे तो दृश्य प्रकाश होता है, विजिबल लाइट होता है, पर ये सिलेबस में नहीं है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। दो विद्युत द्विध्रुवों के बीच की दूरी 2 गुना कर दी जाए तो उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल रिक्त स्थान गुना हो जाएगा। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स इज डबल तो द अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स बिटवीन देम विल बिकम्स। तो जब भी दो द्विध्रुवों के बीच की दूरी की बात करें और उनके बीच में लगने वाले बल की अगर हम बात करते हैं तो जो बल होता है बच्चों वो r⁴ होता है। ठीक है, जब भी आप दो द्विध्रुवों की बात कर रहे हैं तो उनके बीच की जो दूरी है ना, उसकी 4 घात के वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब हमारे पास कितना किया बेटा, इसका डबल किया। तो जब डबल किया तो 2r का स्क्वायर की पावर 4 और 2r की पावर 4 क्या हो जाएगा, 1/16। तो कितने गुना हो जाएगा, 1/16, यानी कि ठीक। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा की ओर चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होती है। तो ये क्लियर है, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एस टू एन, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक, त्वरित आवेश विकिरित करता है, त्वरित आवेश विकिरित करता है, सॉरी तीसरा ये है, शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य कालांतर होता है। ठीक है, थर्ड वाला है, इन प्योर रेजिस्टेंस सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो जब आपने इसके लिए जब फॉर्मूला पढ़ा था, जब हमारा अप्लाइड पोटेंशियल मान लो V = V0 sin ओमेगा टी, और जब हमने I फाइंड आउट किया था तो I = क्या आया था, I0 sin ओमेगा टी। यानी इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस था वो एक जैसा था, बराबर था, यानी 0 था, यानी कि यहां हो जाएगा बच्चा 0, 0। ठीक है, त्वरित आवेश विकिरित करता है। एन एक्सेलरेटेड चार्ज इज रेडिएट, क्या प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, त्वरित आवेश क्या विकिरित करता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। तरंग संचरण के दौरान समान कला में दोलन करते हुए बिंदुओं का बिंदु पथ को रिक्त स्थान कहते हैं। द पाथ ट्रेस्ड बाय द पॉइंट ऑसिलेटिंग इन द सेम पेस ड्यूरिंग द वेव प्रोपगेशन इज कॉल्ड। तो तरंग संचरण समान कला में दोलन करने वाले अगर कणों के जो है बिंदु पथ को देखा जाए तो उसको क्या बोला जाता है, तरंगाग्र बोलते हैं उसको। ठीक है, वेव फ्रंट बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद ऐसे नाभिक जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न हो, यानी न्यूक्लियस हैव अ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड, यानी कि इसको बोलते हैं समभारिक। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चंस पर आते हैं कि सही जोड़ी का मिलान करके लिखिए। तो अब सही जोड़ी जो पूछी गई बच्चा, इसको अपन देखते हैं। देखो सही जोड़ी को जो है सबसे पहले आपको दिया सरल सूक्ष्मदर्शी, तो यहाँ पर इसके अंदर हम ढूंढते हैं तो हमें सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर मिल जाती है और वो है D/F। ठीक, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड जो अपने को चीज दिख रही है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड, तो वो ME/MO है। ठीक है, दूरदर्शी से रिलेटेड, ठीक है, तो ये हमारे पास FO/FE दिख रहा है। ठीक, उसके बाद अब देखो व्यतिकरण दीप्त फ्रिंज और व्यतिकरण अदीप्त फ्रिंज। अब यहां क्लियर नहीं किया, व्यतिकरण के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के बीच की जो चौड़ाई होती है वो एक समान होती है। अगर हमसे ये पूछा जाता है कि दीप्त और अदीप्त फ्रिंज के बीच की जो चौड़ाई होती है तो हम लिख देते थे λD/2D, बट ऐसा नहीं किया गया है ना। यहाँ पर व्यतिकरण दीप्त फ्रिंज लिख दिया और व्यतिकरण
अदीप्त फ्रिंज लिख दिया। तो फिर अब हम क्या देखें, तो हम देखते हैं कि दीप्त फ्रिंज की स्थिति और अदीप्त फ्रिंज की स्थिति पर हम चर्चा कर लेते हैं कि दीप्त फ्रिंज की जो स्थिति है, तो n लेमड़ा डी बाय अपन डी ये देखें। तो अब इस स्थिति में n की वैल्यू अगर मैं 1 लेके चलूँ तो लेमड़ा डी बाई डी, ये आंसर इसका हो सकता है। अदीप्त फ्रिंज की स्थिति की अब बात करें तो अदीप्त फ्रिंज के लिए जब आप निकालते हैं तो 2n प्लस 1/2 लेमड़ा डी बाई डी। अब यहां पर भी आप अगर 1 पुट करके देखें तो 2 और 1 3 लेमड़ा डी बाई 2d। ठीक, तो ये स्थिति आपकी बन सकती है, तो इसमें स्पष्टता नहीं है। ठीक, तो विवर्तन निम्न फ्रिंज की अगर बात करें तो विवर्तन के लिए जब बात करते हैं तो ये निम्नलिखित जो है डिफ्रैक्शन मिनिमा, ये तो फिक्स है 2 लेमड़ा बाई ए, ये तो ठीक दिया। ठीक, तो इसके आसपास आप लोग इसको अगर आपने टिक किया है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं बच्चों। किस प्रकार के आवेश वितरण के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती? फॉर व्हाट टाइप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस? किस प्रकार के, देखो आपने एक डेरिवेशंस पढ़ा था, ठीक है, आपने एक डेरिवेशंस पढ़ा था E इज इक्वल्स टू लेमड़ा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अनंत लंबाई के एक रेखी चालक के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपन लोग निकालते थे। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये कहाँ होता है? तो एक रेखीय आवेश वितरण हो। किस प्रकार का आवेश वितरण? हमको पूछा गया कि यहाँ आवेश वितरण कितना है, विच टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो रेखीय आवेश है ना, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लीनियर चार्ज। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण कहां पर विभव का मान शून्य होता है? वेयर डज द पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल बिकम्स जीरो? अब देखो प्रश्न को यहाँ ऐसा पूछा है कि भाई हमारे पास एक डाइपोल है और द्विध्रुव है, तो उसके लिए मान का शून्य होता है। तो पेपर बनाने वाले की मंशा रही होगी कि वो निरक्षीय स्थिति में बच्चे पढ़ते हैं, तो ये निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान शून्य होता है। तो बच्चा एक तो निरक्षीय यानी कि ट्रांसवर्स पोजीशन, ठीक, ट्रांसवर्स पोजीशन। और क्या हो सकता है? तो जब आप मध्य में बात करें इस माइनस क्यू और इस प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल आप द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर भी देखेंगे, तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर भी आपको विभव शून्य मिल जाएगा। तो आप जहां भी आप देखना चाहें इस तरह से, तो मध्य बिंदु पर भी आपको विभव का मान शून्य मिल जाएगा, निरक्षीय स्थिति में शून्य मिल जाएगा, यानी मिड पॉइंट पर। देखो प्रश्न पूछने वाले ने स्पष्टता नहीं करी, पर हाँ ये चीज है। दंड चुंबक को गर्म करने पर इसकी चुंबकीयशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है ना? तो ऑन व्हाट क्वांटिटी डज स्टेबिलिटी सॉरी व्हाट इफेक्ट डज हीटिंग अ बार मैग्नेट है ऑन इट्स मैग्नेटाइजेशन? इसको गर्म करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जैसे ही आप उसको गर्म करेंगे तो उसकी जो चुंबकनशीलता है वो कम हो जाएगी और धीरे धीरे नष्ट भी हो जाएगी। बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे तो नष्ट भी हो सकती है। तो चुंबकनशीलता नष्ट हो जाएगी, यानी कि चुंबकनशीलता उसकी कम हो जाती है, या फिर बहुत ज्यादा गर्म करने पर नष्ट भी हो सकती है, यानी कि इसकी जो मैग्नेटाइजेशन है वो वीक होगा या फिर डिस्ट्रॉयड भी हो सकता है बहुत ज्यादा गर्म होने पर। नाभिक के स्थायित्व का गुण किस राशि पर निर्भर करता है? ऑन व्हाट क्वांटिटी डज द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस डिपेंड, है ना? तो उसके स्थायित्व का गुण किस राशि पर निर्भर करता है? तो बच्चों आप जब स्टेबिलिटी की बात करोगे, ठीक है, नाभिक के स्थायित्व की बात करोगे, तो नाभिक में दो चीजें हैं, एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। अगर न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो प्रोटॉन के नंबर के आसपास है, अगर न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर के इक्वल है, तो आप कहेंगे कि जो आपका एटम है वो स्टेबल होगा। अगर जो परमाणु क्रमांक है वो न्यूट्रॉनों की संख्या के अगर बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, तो हम कहते हैं कि जो नाभिक है वो स्थायी है। ठीक है, तो इस बात को भी देखना है। अर्धचालक का वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? तो
व्हाट फॉरबिडन एनर्जी गैप इन द सेमीकंडक्टर, तो लगभग जो अपन बोल सकते हैं ऑलमोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में सत्य असत्य लिखिए। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है, यह असत्य है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व, तो ये फॉल्स है। ठीक है, वो ओपन कर्व बनाती है। विद्युत धारा घनत्व अदिश राशि है। देखो विद्युत धारा घनत्व J इज इक्वल टू I बाई ए, यानी कि जो धारा की दिशा होती है बच्चों, ठीक है, वही धारा घनत्व की दिशा होती है। तो धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर मानी जाती है, इसीलिए धारा घनत्व को सदिश राशि माना जाता है, जबकि ये यहाँ अदिश लिखा हुआ है, तो ये भी हो गया बच्चा आपका असत्य। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये फॉल्स। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने पर स्नेल का नियम लागू नहीं होता है। स्नेल्स लॉ डज नॉट अप्लाई फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। देखो बच्चों सही बात है, आप ये समझो कि जब डिफ्रेक्शन होता है यानी अपवर्तन होता है तभी स्नेल का नियम लागू होता है। यहां जब आप क्रांतिक कोण से अधिक हो गया तो अब आपका जो किरण है वापस उसी माध्यम में लौट के आ गई, यानी यहाँ पर क्या हो गया, परावर्तन हो गया। इसी को अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन कह रहे हैं। तो यहाँ स्नेल का नियम लागू नहीं होगा, तो ये ट्रू है, सत्य है ना, यानी कि नॉट अप्लाइंग एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, से ज्यादा हो जाएगा तो केवल रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर डिफ्रेक्शन नहीं होगा। तो जब डिफ्रेक्शन होता है, सॉरी रिफ्रेक्शन होता है, माफी चाहता हूँ, जब रिफ्रेक्शन होता है तभी आपका स्नेल्स लॉ अप्लाई होता है। ठीक है, तो डिफ्रेक्शन वर्ड निकल गया है तो उसको रिफ्रेक्शन आप लोग कर लीजिएगा। तो रिफ्रेक्शन होता है तभी स्नेल्स लॉ अप्लाई होता है, रिफ्लेक्शन में नहीं होता। धातु के पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए धातु का कार्यफलन कम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर कार्यफलन ज्यादा है, कार्यफलन ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी उसको मिलेगी और वो मेल्ट भी हो सकती है। तो इसका जो मेल्टिंग जो वर्क फंक्शन है ना, वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये बात भी आपकी सत्य है, ट्रू है। फाइनल है कि उत्क्रम अभिनीति में पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है, यानी रिवर्स बाइस में बिल्कुल बढ़ जाती है। रिवर्स बाइस में जो उसकी डिप्लीशन लेयर है उसकी जो लेंथ है, डिप्लीशन रीजन इन पीएन जंक्शन डायोड इज इंक्रीज, बिल्कुल होता है ना, तो ये भी आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। अब देखो बच्चों, हमें जो क्वेश्चंस पूछे गए उसमें जैसे ये एक सवाल भी पूछा गया है ना, मैं न्यूमेरिकल आपको सोल्व करके बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस रीड कर दूंगा मैं, है ना, ताकि आपको पता चल जाए ये क्वेश्चंस आए थे। तो पहला है कि द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज 1 माइक्रोफेरेड, फाइंड द रेडियस। ठीक, इसको तो यही कर देते हैं। क्या है कि भैया हमारे पास जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 1 माइक्रोफेरेड, है ना, यानी कि 1 फेरेड आपको क्या दे रखी है, कैपेसिटी दे रखी है माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड दे रखी है। ठीक, और कैसा है, स्फेरिकल है, गोलाकार है। ठीक, तो गोलाकार है यानी इसको माइक्रो को पहले मैं फेरेड में बदल। ठीक, अब हमारे पास जो फार्मूला होता है बच्चों, होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, गोलाकार की R चाहिए आपको, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा C अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। C की जगह आप 10⁻⁻6 लिख रहे हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, तो 9 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगी। तो अभी हो गया 9 इंटू 10⁻3 मीटर। अगर किलोमीटर में लिखो तो 9 किलोमीटर बच्चों इसका आंसर। ठीक, एक क्वेश्चन वो दिया हुआ है कि 3 माइक्रोफेरेड धारिता के 3 संधारित्र को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि परिणामी धारिता 4.5 माइक्रोफेरेड आ जाए। How can 3 capacitor each of 3 microfarad be arranged to get a resulting capacitance of 4.5 microfarad? अब अपने को ये पता लगाना है कि आप इनको कैसे अरेंज करें। 3 माइक्रोफेरेड के हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं C1, C2, C3, तीनों की कैपेसिटी हमारे पास 3 माइक्रोफेरेड। बच्चों इनको मैं पहले क्या करता हूँ, दो को शुरुआत में जो दो हैं इनको सीरीज में कर देता हूँ। तो C1 व C2 को श्रेणी सीरीज में जोड़ दें। सीरीज में जब जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, इसको एक नया अपने पास कैपेसिटी आएगी, 1/C डैश लिख देते हैं, तो 1/C1 प्लस 1/C2।
तो क्या आ जाएगा भैया 1/3 और 1/3, ये आ गया आपका 2/3। अब सी डैश आया हमारे पास 3/2 यानी कि 1.5। अब ये सी डैश एंड C3 को समांतर में जोड़ देते यानी पैरेलल में जोड़ देते, और जब आप इनको पैरेलल में जोड़ोगे तो पैरेलल के लिए जो फार्मूला है वो इस तरह से, सी डैश प्लस C3 यानी कि 1.5 प्लस 3 तो 4.5 माइक्रोफैरेड। ठीक, इस तरह से। तो हमें पूछा गया था ना कि किसको किस में जोड़ोगे, तो हमारे पास आंसर है कि भैया हम लोग 3 माइक्रोफैरेड है तो पहले 2 को तो हम जो सीरीज में श्रेणी में जोड़ देंगे और आखिरी वाले को हम उन दोनों के साथ जो परिणामी आएगा उसके साथ समांतर में जोड़ देंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण पूछे गए थे, बहुत ज्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं था। राइट द वे ऑफ इंक्रीज ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, बहुत बढ़िया पूछा। ट्रांसफार्मर के क्षय पूछा, सरल प्रश्न था। एलसीआर परिपथ में अनुनाद की घटना कब होती है और अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र पूछा, यह भी कोई कठिन प्रश्न नहीं था। ठीक, उसके बाद आपसे व्यतिकरण किसे कहते हैं इसका एक उदाहरण पूछा था। एकल स्लिट विवर्तन की घटना, उच्चिष्ट और निम्निष्ट कोण पूछे गए थे। अब उसके बाद फिर सवाल आया, सवाल ये है कि 5.4 × 10⁶ मीटर पर सेकंड वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 5.4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो बच्चे हमारे पास 5.4 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड का वेग है। ठीक, वेग से गतिशील पिंड है और उसके तरंग दैर्घ्य अपने को चाहिए, हमको चाहिए तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ। और जब आप डी ब्रोगली वेवलेंथ के फॉर्मूले की बात करें तो लैम्बडा इज इक्वल टू h/p, p की जगह मैंने लिख दिया p इज इक्वल टू mv। बच्चा h की वैल्यू है 6.6 10⁻⁻34 अपॉन 6 mv, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 kg। ठीक है, उसके बाद इसकी जो वैल्यू है हमारे पास गिवन है वो है 5.4 10⁻6। प्यारे विद्यार्थियों, हम एक काम करें कि 6.6 और 9.1 5.4 इंटू 10 की पावर हो जाएगा -34 प्लस 31 और -6, तो 6.6 9.1 5.4 इंटू 10 की पावर जो ये 6 ऊपर गया 30 है ना माइनस में, तो यहाँ से माइनस कितने हो रहे थे ये 40 में से 31, तो 10 की पावर -9 हो रहा है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, मीटर में मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ये एक हो गया। एक और क्वेश्चन है इसी की ओर में कि आवृत्ति दी गई है और एक वर्णी प्रकाश पुंज के किसी फोटोन की ऊर्जा चाहिए। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ लाइट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो बच्चा यहाँ अब आपको दी गई है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी न्यू दे दिया आपको। क्या दिया भैया न्यू, तो न्यू आपको दिया 6 × 10⁻14, 6 × 10⁻14 हर्ट्ज, ये आपको आवृत्ति दे रखी। आपको चाहिए एनर्जी, ऊर्जा, एनर्जी चाहिए आपको, ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा के लिए फार्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू, एच का 6.6 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। अब देखो 10 की पावर क्या हो जाएगी -34 प्लस 14 और इस 6 का इंटू कर दो भैया इसके साथ, तो 6 6 36, 6 6 36 और 3 39.6। अब ये हो रहा है यहाँ पर 10 की पावर 39.6 इंटू 10 की पावर -20। अब आप इसे चाहें तो 3.9 में अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 10 की पावर -19 जूल। अब बच्चे आप चाहें तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी ला सकते हैं, क्योंकि फोटोन की ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिखते हैं। तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 1.6 10⁻19। ठीक है,
और इसको अब लिख सकेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे इसकी फाइल खत्म। ठीक, और 2 पॉइंट करके कुछ आ जाएगा, है ना, 16 दूनी 32, आप 2 पॉइंट करके डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया भैया। अब आगे के प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न अगला आया आपका कि नाभिकीय बल किसे कहते हैं, कोई 2 गुण। रेडियो एक्टिव क्षय किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, केवल नाम लिखना है। अर्धचालक पीएन संधि डायोड परिपथ निवेशी निर्गत वाला पूछा। पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनेति में परिपथ का नामांकित चित्र तथा अभिलाक्षणिक वर्ग पूछा। वेट स्टोन ब्रिज पूछ लिया पूरा का पूरा। और मुक्त इलेक्ट्रॉन के अफवाह वेग यानी कि आपका ड्रिफ्ट जो डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा था आपसे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और what factor does the speed of electromagnetic wave in the medium depends on right relation between them। बोर्स मॉडल का जो सेकेंड पोस्टुलेट है द्वितीय अभिग्रहिति पूछी। और शर्त का डी ब्रोगली द्रव्य तरंग सिद्धांत से प्राप्त करना है, तो उसका वेरिफिकेशन जो पूछा इन्होंने, है ना। और उसके बाद पूछा कि भाई सेकेंड पोस्टुलेट हो गया कंडीशन बोर्स एटॉमिक मॉडल यूजिंग बोर्स एटॉमिक थ्योरी। हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा के लिए सूत्र डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऊर्जा बैंड से डिफरेंस पूछ लिया चालक विद्युत रोधी और अचालक में, यानी कि इंसुलेटर सेमीकंडक्टर और आपका जो कंडक्टर के बीच में। अब इनकी डेफिनेशन पूछ ली, विसरण धारा, अवक्षेप परत या रोधिका, डिफ्यूजन करंट या डिप्लीशन रीजन या बैरियर पोटेंशियल की। और बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस के लिए भी जो फार्मूला है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वो पूछा गया, है ना। अध्यारोपण सिद्धांत पूछ लिया गया। और डिराइव द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ द पॉइंट, एक्सिस पर कहीं पर भी, यानी अक्षीय स्थिति आप बोले। बायो सावर्ट्स का लॉ पूछा गया था। और करंट कैरिंग लॉ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया। ठीक, पी और एस के बीच में ये रिलेशन पूछा गया। उसके बाद गतिक विद्युत वाहक बल पूछा गया। और पतले लेंस के लिए फॉर्मूला पूछा गया जो कि आता ही है हमेशा। और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर ओवरऑल बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा इजी था। ठीक है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट पेपर नहीं था। अगर आप ने अच्छी तैयारी करी होगी तो 70 में से 70 नंबर भी आपके आ सकते हैं। इतना अच्छा पेपर था। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।